उसके बाद में जो चरित्र पड़ा है कि वो वहाँ से तुकोजी महाराज जिस दिन गए उस दिन 1 किलोमीटर तक महात्मा गांधी जी उनके बैलगाड़ी के साथ पैदल चल के उन्होंने रवाना किया। इतना घनिष्ठ संबंध उनके साथ रहा है और उनके बाद राष्ट्रपिता तुकोजी महाराज ने जो काम किया, जो लिखा, वो सब ग्राम के बारे में, ग्राम स्वराज्य के बारे में। उसके पहले जो लिखते थे वो अध्यात्म के बारे में लिखते थे। वो हमेशा आध्यात्मिक क्षेत्र में ही काम करते थे, अवलिया जैसे रहते थे। लेकिन महात्मा गांधी जी से संपर्क आने के बाद उन्होंने जितना कुछ लिखन किया वो सब गांव के लिए, देश के लिए, ग्राम स्वराज्य के लिए किया। बहुत डीप में नहीं जाएंगे, उसमें उतना वक्त हमारे पास अभी नहीं है। तो उन्होंने इस क्रम में जो कुछ काम किया, जो कुछ लिखा, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वो ग्राम गीता के नाम से प्रसिद्ध है। और इस ग्राम गीता में जब आदमी जन्मता है, गर्भ धारण करता है, उस गर्भ संस्कार से लेके मरने के बाद उसका मृत्यु संस्कार किस तरह से किया जाए, यहाँ तक कि सभी की सभी बातें उसमें तुकोजी महाराज ने 41 चैप्टर मतलब 41 अध्याय में उन्होंने लिखा है। उसी में जब हम 38-39 चैप्टर में जाते हैं, ग्राम कुटुंब में जाते हैं, तो ग्राम स्वराज्य की जो कल्पना है वो राष्ट्रपिता तुकोजी महाराज ने उसमें डाल दी है। और वो जो केंद्र है राष्ट्रपिता तुकोजी महाराज का वो मोदरी में है। राष्ट्रपिता तुकोजी महाराज के बाद उनके जो नेक्स्ट अनुयायी थे परम पूज्य तुकाराम दादा गीताचार्य, उनको लगा कि बहुत सारा लिख दिया है, ये मठ मंदिर आश्रम में बहुत सारे कर दिए हैं और उनके आश्रम भी सब रजिस्टर और ग्रांडेड और मतलब जो धर्मदाय आयुक्त में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ना उस तरह से थे। लेकिन उनकी जो कल्पना थी कि ये मठ मंदिर आश्रम तो बहुत तैयार हो जाएंगे, ये कितने बनेंगे, कितने बिगड़ेंगे, लेकिन ये जो अध्यात्म का, आत्मनिर्भरता का, स्वावलंबित का और स्वयं पूर्णता का जो विचार है, ये विचार जिंदा रहना चाहिए। इसके लिए तुकाराम दादा गीताचार्य को उन्होंने चंद्रपुर जिले के अड्यार टेकड़ी में 12 साल के लिए मौन साधना में बिठा दिया। 12 साल मौन साधना तपस्या पूरा करने के बाद उन्होंने वहां पर अपने अड्यार टेकड़ी के माध्यम से ग्राम निर्माण का काम जो है वो शुरू किया। ये जो अड्यार टेकड़ी जो केंद्र है ये लगभग 70 एकड़ परिसर में आता है। इसको जो जमीन है उसी समय से सरकार ने इस काम के लिए विशेष बात करके दी है, क्योंकि नियम ऐसा है कि जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जो ट्रस्ट नहीं है, उसको किसी प्रकार की सरकारी दौलत या जमीन नहीं दी जा सकती। लेकिन उनके करने के मुताबिक एक विशेष प्रावधान करके कैबिनेट में स्वतंत्र रूप से ठहराव लेके उस जमीन को दिया है और फिर उन्होंने वहां पर अड्यार टेकड़ी पर इस आत्मनिर्भरता का जो काम है वो शुरू किया है। राष्ट्रपिता जितने भी एसटीएल हैं वो अपना व्हाट्सएप चेक कर लें, उनके लिए एक मैसेज आया है, तुरंत देख लें जितने भी एसटीएल हैं। जी, तो राष्ट्रपिता तुकोजी महाराज ने जो संदेश दिया है कि तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, तन मन और धन तीनों तरह से जब तक हम स्वावलंबी, स्वयं शासित और स्वयं पूर्णता नहीं बनेंगे तब तक हमारा कोई विकास नहीं हो सकता। इसी नींव पर आधारित वो ग्राम गीता नाम का जो ग्रंथ है वो उन्होंने लिखा है और उसका जो प्रैक्टिकल है वो भू वैकुंठ अड्यार टेकड़ी पर किया है। वहाँ पर सभी लोग सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त पर उठते हैं, अपना अपना ध्यान प्रार्थना करते हैं, योगासन प्राणायाम करते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर 12 बजे तक वहाँ पर श्रमदान होता है, काम होता है, उसके बाद भोजन लेते हैं। वहाँ पर लगभग एक 20-25 एकड़ में खेती की जाती है। 60 साल में आज तक कभी भी वहाँ पर किसी भी प्रकार का केमिकल फर्टिलाइजर को नहीं डाला गया है। इसी तरह से वहाँ पर खेती चलती है। 70 से 80 गैया का वहाँ पर पालन पोषण होता है और फिर जो साल भर में एक्टिविटी चलती है ये तो वहाँ की दिनचर्या है। हर व्यक्ति को वहाँ पर काम करके ही खाना खाना पड़ता है, क्योंकि महात्मा गांधी जी भी बोलते थे कि मेरे आश्रम में राष्ट्रपति भी अगर आते हैं तो काम किए बिगर मैं उसको कम से कम खाना तो भी नहीं दूंगा। और जब तक हम श्रम की मतलब उपासना नहीं करेंगे, श्रम का महत्व नहीं समझेंगे, तब तक जो है हमारा देश आगे नहीं जा सकता। 150 करोड़ लोगों की लोक संख्या अभी हमारे देश में है, लेकिन समस्या इतनी बड़ी है कि हर व्यक्ति बोलता है कि हमको आदमी नहीं मिल रहा है काम के लिए। तो अड्यार टेकड़ी एक ऐसा केंद्र है कि वहाँ का जो पूरा निर्माण है वो गांव के लोगों के, समाज के माध्यम से किया गया है। आज भी गांव के लोग वहाँ पर आते हैं, दिन भर काम करते हैं, जैसे वहाँ पर खेती है। तो खेती कैसे है, तो वहाँ के परिसर में जितने गांव है वहाँ के सब लोग आते हैं, सब लोग खेती करते हैं, सब लोग उगाते हैं और वो हम बेचते भी नहीं है, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, खा सकता है।
आप वहाँ आश्रम में आएंगे तो आप पूछेंगे कि भाई हमको यहाँ पर रहने के लिए क्या करना पड़ता है, वो इतना ही बोलेगा कि यहाँ पर जो नियम है उसको फॉलो करो और आप रहो। यहाँ पर कोई मालिक नहीं और यहाँ पर कोई नौकर नहीं। दादा को लोग पूछते थे कि आप इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किए, इसका मालिक कौन है, आप जाने के बाद क्या होगा? वो बोलते थे कि इसका जो मालिक है वो जनता जनार्दन है, मतलब ये देश की पूरी जो जनता है वो इस प्रयोग के क्या है, मालिक है। इसके लिए वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नहीं, ट्रस्ट नहीं, संस्था नहीं, किसी प्रकार का डोनेशन नहीं, किसी प्रकार का फंड नहीं और कुछ भी नहीं है। फिर वहाँ पे क्या चलता है, तो वहाँ पर एक आध्यात्मिक शिक्षा चलती है, गुरुकुल चलता है। गुरुकुल में लगभग हर साल मतलब 10-12 लड़के वहाँ पर पढ़ते हैं। उनको क्या सिखाया जाता है, उनको लाठी काठी डांड पट्टा, जूडो, कराटे, योगासन, प्राणायाम, सभी प्रकार की जो शारीरिक व्यायाम की जो उपलब्धियाँ है, जो शिक्षा है, वो वहाँ पर उनको सिखाया जाता है। दूसरी बात, उनको दिनचर्या सिखाई जाती है। सवेरे 4 बजे उठने से लेके रात को 10 बजे तक किस प्रकार से हमारी दिनचर्या होनी चाहिए वो उनको वहाँ पर सिखाया जाता है। तीसरी बात जो है, उनको मौन साधना शिविर, हमारा आत्मबल, हमारी शुचिता, हमारी शुद्धता, हमारी निष्कामता, हमारी निष्पृहता, वो अगर बढ़ेगी तो हमारा व्यक्तिमत्व विकास होगा। वो व्यक्तिमत्व विकास होगा तभी हम समाज में कुछ कम कर पाएंगे, क्योंकि कुछ भी करना है तो बल की आवश्यकता लगती है, शक्ति के बिना कुछ होता नहीं। और इस दुनिया में अनेक प्रकार की शक्ति है, कहीं बल शक्ति है, कहीं संख्या शक्ति है, कहीं धन शक्ति है, कहीं आत्मशक्ति है। ये शक्ति के भी अनेक प्रकार के मतलब अनेक प्रकार की शक्ति है। तो राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज ने सोचा कि गुरुदेव सेवा मंडल के माध्यम से समाज में अगर इस नवचेतना का निर्माण करना है तो हमको कौन सी शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। तो उन्होंने जिसका चयन किया वो है आत्मशक्ति। अड्यार टिकड़ी पर जो काम होता है वो 2 शक्ति के माध्यम से काम होता है, एक आत्मशक्ति और दूसरी जनशक्ति। और भविष्य में कोई क्रांति होगी, कोई पुनर्निर्माण की अगर बात होगी तो वो जनशक्ति और आत्मशक्ति के माध्यम से ही होगी। अभी जो सचिन भाई बोल रहे थे कि एक आधे कपड़े पहने हुआ एक महात्मा गांधी जैसा एक फकीर इतनी बड़ी व्यवस्था को, ब्रिटिश लोगों को चैलेंज दे सकता है और उनका उत्तर दे सकता है, उनका कारण एक था, उनके पास खुद की आत्मशक्ति थी और ये देश की जनशक्ति थी। इसको अगर हम एक कर पाते हैं तो ही हम कुछ परिवर्तन कर पाएंगे। नहीं तो मुझे नहीं लगता, बातें कितनी भी बड़ी करेंगे, भाषण कितनी भी देंगे, किताबें कितनी भी लिखेंगे, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे फील्ड वर्क में अगर लोगों में चेतना का निर्माण करना है और नवशक्ति निर्माण करना है तो इसके बगैर हो नहीं सकती। इसीलिए राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज ने जो गुरुदेव सेवा मंडल नाम की जो संस्था स्थापन की, संस्था भी नहीं बोल सकते, एक विचारधारा है, वो गुरुदेव सेवा मंडल बिल्कुल भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। गुरुदेव मतलब इस पूरे ब्रह्मांड में काम करने वाली शक्ति को उन्होंने गुरुदेव कहा। सेवा मतलब सेवा के माध्यम से हम सभी लोगों में संचार करेंगे, और मंडल मतलब ऐसे काम करने वाले लोगों का समूह। मतलब इसका जो कनेक्शन है, इसका जो संबंध है वो किसी प्रकार की किसी व्यवस्था से, किसी सरकार से या किसी के पैसे से या किसी भांडवलदारी से बिल्कुल भी नहीं रखा गया। लेकिन बाद में हुआ ऐसा कि राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज के सभी आश्रम रजिस्टर हो गए और वहाँ पर सभी लोग सेवा छोड़ के पैसों के इनके जिनके अपने अपने हिसाब से काम करने लगे। और उनको लगा कि ये सब मठ मंदिर में क्या करना है, मेरा जो विचार है वो जीवित रहना चाहिए। इसके लिए उन्होंने अड्यार टिकड़ी के माध्यम से पूज्य तुकामदादा गीताचार्य इनको वो जवाबदारी सौंपी कि आपको इसको निर्माण करना है। अब तुकामदादा गीताचार्य जो है वो इस देश का जो संविधान बना है उस संविधान सभा में भी वो सदस्य थे। उनका जो अभ्यास है वो अच्छे तरह से रहा है। इतना ही नहीं तो राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज की जितनी सारी संस्थाएं अभी आप देखोगे उन सभी संस्थाओं का जो रजिस्ट्रेशन है, दादा बोलते थे कि वो मेरे हाथ से हुआ है। और मैंने जितनी संस्था रजिस्टर की उतनी संस्थाएं किसी ने रजिस्टर नहीं की होगी आज तक। और इतना सब होने के बाद भी उन्होंने अड्यार टिकड़ी नाम के ऐसे केंद्र का उनके जीवन के आखिर में निर्माण किया जहाँ पर किसी भी प्रकार का बीडीओ रहे, एडीओ रहे, कलेक्टर रहे या कोई सरकार रहे या कोई गवर्नमेंट ग्रांट ट्रस्ट फंड, किसी का कुछ भी वहाँ पर उन्होंने नहीं रखा। और उनको ने किस मायने में उसका निर्माण किया है कि वो बोलते थे कि दिस इज द आइडियल एग्जाम्पल ऑफ आइडियल डेमोक्रेटिक विलेज। ये जो आश्रम, ये आश्रम नहीं है, ये मठ नहीं है, ये मंदिर नहीं है, तो समाज का, गांव का जो निर्माण है उसकी जो संरचना है वो कैसे होनी चाहिए, उसका एक जो डेमो है वो भूवैकुंठ अड्यार टिकड़ी है। इसके लिए वहां पर जो सब लोग जीते वो पूरे जीवन समर्पित करके जीते, और हम लोग अपने साथ बैठ के जो निर्णय लेते हैं उसी निर्णय पर हम काम करते। सरकार के जो नियम है वो हमको बंधनकारक नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अपने सेंटर का जो निर्माण है ना वो उस प्रकार से किया कि वो पूर्ण तरह से स्वायत्त हो,
और पूर्ण स्वतंत्र हो और पूर्ण स्वाभिमानी हो। इसके लिए उन्होंने जो उसकी रचना की है वो श्रमदान से की है। वहाँ पर अनेक गांव के लोग जो है ना वो लोग आते हैं और वो लोग श्रम करते हैं, काम भी वही करते हैं, पैसा भी वही लाते हैं, मटेरियल भी वही लाते हैं। जैसे ये एक बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में हमारे इधर 14 भवन बोलते हैं, 14 खुली है, 14 खुले 14 गांव को दे दिए। अब वो 14 गांव अपने आप में बैठेंगे, वो निर्णय लेंगे और वो अड्डा पर आके वो बांधकाम करेंगे और वो जो रूम है इस गांव ने क्या है बांधी है, किसी का भी वहां पर नाम नहीं लिखा जाएगा। इसी तरह से उसी का उस सेंटर का पूरा निर्माण हो गया है। अब हर चीज को हर गांव को लगता है कि ये मैंने निर्माण किया है। देखिए घर में हम जब संडास को लैट्रिन को जाते हैं तो हम पानी डालते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये जो सार्वजनिक शौचालय है ना उसमें जाते ना उसमें पानी नहीं डालते। मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ, लोग बोलते हैं कि सरकार हमारी ही है, सरकार का पैसा हमारा ही है, हमने लिया तो क्या होता है। तो मैं बोलता हूँ कि सरकार की सभी योजना जब लोगों को लगेगी कि हमारी है तभी ये योजनाएं सक्सेस हो सकती है, जब तक लोग सहभाग नहीं मिलता। इसके लिए राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज ने ये बोला है कि हम सरकार का नहीं लेंगे, हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे कि हम ही खुद सरकार बनेंगे, अगर आवश्यकता पड़ती है लगती है तो हम सरकार को देंगे। तो जब इतना स्वयंभू और स्वयंशासित समाज होगा कि वो हाथ नहीं फैलाएगा किसी व्यवस्था के सामने, भीख नहीं मांगेगा किसी व्यवस्था को। आज तो हमने ये देखा है कि गुरुदेव सेवा मंडल रहे या कई धार्मिक लोग रहे, वो तो मंदिर बनाना है, मस्जिद बना रहा है, उनको हारमोनियम चाहिए, तबला चाहिए, तो छोटी छोटी काम के लिए भी वो एमएलए और एमपी जैसे लोगों को पकड़ते और उनके सामने भीख मांगते हैं। तो मुझे बताओ उनके हाथ से ये जो लोगों में जो परिवर्तन है वो परिवर्तन कैसे होगा। इसलिए वहाँ का जो बॉयलर्स बनाया है, जो संविधान बनाया है राष्ट्रपिता तुकडोजी महाराज ने, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिख दिया है कि ये रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, क्योंकि इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो सरकार के माध्यम से होता है और सरकार जो है वो हमने बनाई है, हम मालक है। हम मालक होने के कारण ये जो प्रयोग है ये सरकार मान्य नहीं, ये जनमान्य है। जो जनमान्य है, जो लोकमान्य है, उसको सरकार मान्यता की आवश्यकता नहीं है। हम चलाएंगे अपनी व्यवस्था, हम चलाएंगे अपना समाज, हम चलाएंगे अपना गांव, हम चलाएंगे अपना परिवार। आपको जो है हमने नुमाइंदा किया है, हमने आपकी निमणूक की है, आपको हमने अपॉइंट किया है इस व्यवस्था का छोटा मोटा कारोबार देखने के लिए। आप उतना देखो, गली के जो कायदे हैं वो गली को मतलब गांव को बंधनकारक नहीं होंगे। गांव में ग्राम सभा और पंचायत राज में जो निर्णय लिया जाएगा वो दिल्ली को और सरकार को भी बंधनकारक होगा। ऐसा प्रयोग उन्होंने पहले अड्डा से शुरू किया। वो जो फॉरेस्ट है वो उसको डिफॉरेस्ट कर डाला। हमको अगर हमारा पेड़ काटना है तो हमको सरकार की इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पर कोई सरकार का आदमी आता नहीं और हमको पूछता भी नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ी क्रांति आंदोलन इसके पहले हो गई है। कई गाँव के कई लोग जो जेल में गए और कई लोग तो उसमें मर भी गए। मैं तो बहुत लेट आया उस प्रयोग में। ये जो सब काम तुकाराम गीताचार्य इन्होंने किया, इनके बदौलत आज वो एक प्रयोग जो है वो समाज में खड़ा हो गया है। वहाँ पर शारीरिक रूप से व्यायाम की शिक्षा दी जाती है सभी प्रकार की, क्योंकि ग्राम संरक्षण दल, हमारे गांव का जो संरक्षण दल है वो हमारे गांव में होना चाहिए। मैं लोगों को पूछता हूँ कि एक तालुका में कितनी पुलिस होती है। जैसे हमारे इधर अब अलग अलग राज्य से लोग आए हुए हैं, पता नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र की व्यवस्था ऐसी है कि एक तालुका में एक पुलिस स्टेशन होता है, उसके सब पुलिस स्टेशन होते हैं। सभी स्टाफ को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो वो लोग 150 या 200 से ज़्यादा नहीं होते। मैंने बोला कि एक तालुके की लोक संख्या कितनी है। हमारे यहाँ एक तालुका में लगभग मतलब 60-70 से लेके 150 तक के गाँव है। एक गांव की ऑन एन एवरेज अगर 1000 लोगों की अगर हमने लोक संख्या अगर हमने चुन ली है तो एक तालुका में कम से कम 1 लाख से ज्यादा लोग आज रह रहे हैं। चिंबूर जैसा बड़ा तालुका है ना, तो वहां पर तो 2-2.5 लाख लोग आज रह रहे हैं। मैंने बताया कि एक तालुका में 1 से 1.5 लाख लोग रह रहे हैं और एक तालुका के लिए पुलिस फोर्स कितने हैं, 150 लोगों के। जबकि हमारे झगड़े लफड़े इतने हैं कि बीबी बच्चों से लेके जमीन से लेके और ये क्राइम तक इतने सारे झगड़े हैं। रोज लोग पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं और उनका जो स्टाफ है वो सभी मामलों को दबाए रख रहा है। तो इसके लिए ग्राम पंचायत की जो व्यवस्था थी, पंचायत राज की व्यवस्था, तो वो ये बोलते थे कि सारा भारत रही सिपाही शत्रु को दर्शाने। तुकडोजी महाराज ने बोला है कि हमारे गांव में हमारा ग्राम संरक्षण दल होगा और हम अपनी व्यवस्था खुद संभालेंगे। तो वहां पर ग्राम सभा लिया और ग्राम सभा लेने के बाद अपने अपने गांव में ग्राम संरक्षण दल स्थापन किए। हमारे पास एक पारडी गांव है,
मैं नया नया आया था, उसके गांव में गया। निरंजन ठौरे गुरुजी का मेरा मित्र था, उनकी गांव में एक 50 लोग तरुणों का संगठन था। जब भी इलेक्शन आते हैं तब गांव में पहले दारू की पेटी आती है हमारे यहाँ पे, आपकी इधर भी आती होगी। इलेक्शन आता है तो पैसा आता है, इलेक्शन आता है तो दारू आती है। जितने भी निर्व्यसनी और अच्छे लड़के और लड़कियां जो है वो व्यसनी बनते हैं तो इसी दौर में बनते हैं। जो कभी नहीं खाता वो भी खाने लगता है, जो कभी नहीं पीता वो भी पीने लगता है। इलेक्शन के दौर में इस समाज का जितना बड़ा बिगाड़ होता है उतना बड़ा बिगाड़ और किसी दौर में नहीं होता। ये मेरा अनुमान, मेरा एक ऑब्जर्वेशन रहा है। तो ये पार्टी गांव जो है उनमें 50 लड़कों की एक फौज निर्माण की, और वो क्या करते हैं तो इलेक्शन आने के एक 10 दिन पहले अपने गांव को सील कर देते। हमारे गांव में किसी पक्ष की, किसी नेता की कोई गाड़ी नहीं आएगी। अब गाड़ी नहीं आएगी तो उसमें दारू नहीं आएगी, उसमें पैसा नहीं आएगा। अब ये काम जो है वो सरकार नहीं कर सकती, समझ में आया ना। ये काम अडाटिकी से किया। चिमूर तालुका में एक गांव है मेटेपार करके, उस गांव में हमेशा पालकी जाती है। अभी 4 साल पहले मैं गया तो उस गांव में जाता हूँ, कार्यक्रम करता हूँ, सब करता हूँ। वो जानते हैं कि ये तो हमारे मार्गदर्शक है। लेकिन एक बार संयोग ऐसा हुआ कि मैं रात को 12 बजे गया। अब उनको गाड़ी तो दिखी नहीं तो उन्होंने गाड़ी को पकड़ लिया। अब पकड़ने के बाद उसमें मैं निकला, है ना। तो मैंने बोला कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो 12 बजे? पूरे औरतें थे और गांव के लोग भी थे। मैं बहुत ज़्यादा कहानी नहीं बताऊंगा, लेकिन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में बोलूंगा, क्योंकि आप जो सब लोग आए हैं यहाँ पे विद्वता के लिए नहीं आए हैं, और विद्वता तो मेरे पास भी नहीं है। काम कैसे चल रहा है ये मैं आपको एक छोटे मोटे उदाहरण देके बता रहा हूँ। और इसी काम को अडाटिकी से उन्होंने लॉन्च किया, और इन्होंने जब लॉन्च किया तुकाराम दादा ने, तब यहाँ पर ग्राम सभा और पंचायत राज के फेवर में कोई अमेंडमेंट एक्ट नहीं थे, किसी प्रकार के कानून कायदे नहीं थे। ये तो बाद में बना। फिर तुकाराम दादा गीताचार्य और वो बीडी शर्मा जी, अगर आप में से कुछ लोग जानते होंगे, दिल्ली में आदिवासी आयुक्त के वो सचिव रहे हैं, और उन्होंने आदिवासी मंत्रालय से बहुत बड़ा काम किया है। वो बीडी शर्मा जी, अन्ना हजारे, तुकाराम दादा गीताचार्य, इनकी टास्क फोर्स समिति फिर कांग्रेस वालों ने बनाई। उनके बाद पावर टू द पीपल, एक्स्ट्रा पावर टू दी ग्राम सभा करके ग्राम सभा को अधिकार दिए। अभी जो काम चल रहा है वो तो कानून कायदे के अंतर्गत चल रहा है, लेकिन तब इसके फेवर में कोई कानून कायदे भी नहीं थे। इसलिए तुकाराम दादा ने इतना बड़ा काम किया, लेकिन कभी भी वो फोकस में नहीं आए, कभी प्रसिद्धि में नहीं आए। जब उन्होंने लोगों ने उनको पूछा कि आप इतना बड़ा काम करते हो तो आप फोकस में क्यों नहीं आते, आप न्यूज़पेपर में क्यों नहीं देते, आप फ्रंट लाइन में क्यों नहीं आते? वो बोलते थे कि अगर इस काम को मैं काम कम करता था और ज़्यादा बताता था तो मेरी गणना तुरंत नक्सलवाइड में कर देते थे, और ये पूरी मूवमेंट और पूरे गाँव को सफा कर देते थे। आज जो तुम्हारे पास है वो भी नहीं बचता था, क्योंकि जब ग्राम स्वराज्य की बात होती है, जब व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई होती है, तो हम जो है आतंकवादी और नक्सलवादी घोषित होते हैं। ऐसा भी हमको इतिहास में देखने को मिलेगा, और कितने लोगों को इसमें लटका के और टांग के रखा है वो भी आप देख लेना। इसके लिए उन्होंने क्रम से काम किया। उस गांव में रात को 12 बजे किया, उन सभी औरतों ने घेर लिया। वो बोले कि हम रात को 12 बजे यहाँ पर चौकी लगाते हैं, और इस रोड से जो भी पुलिस जाती है, जो भी लोग जाते हैं, उन सबका हम क्या करते हैं, चेकिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गांव में दारू नहीं आनी चाहिए। उनका कहना था कि हम तो दारू बेचते लेकिन पुलिस भी कम नहीं है, वो उनके सपोर्ट में काम करती है। इसके लिए उनके एरिया में अगर पुलिस लोगों को भी कुछ पकड़ना रहता है या चौकी करनी पड़ती है तो वो गांव के लोगों को साथ में लेते हैं। अब वो जो औरतें और वो जो आदमी लोग उस रात को 12 बजे काम कर रहे थे, वो किसी गवर्नमेंट के तहत काम नहीं कर रहे थे। वो किसी पुलिस फोर्स के या किसी एसपी या कमिश्नर या किसी पीआई या थानेदार के बोलने से काम नहीं कर रहे थे। वो अपने गांव के ग्राम सभा के माध्यम से काम कर रहे थे। और ये ग्राम सभा क्या है और आदमी का अधिकार क्या है, उनको तुकाराम दादा गीताचार्य इन्होंने पढ़ा दिया था। तुकाराम दादा ने जब मोदरी में कार्यक्रम लिया था सभी लोगों का, उस स्टेज पे पूज्य राजू भाई भी उपस्थित थे। मतलब ये जो कार्यक्रम होते थे गुरुदेव स्वामी के उस टाइम में, बीडी शर्मा जी भी आते थे, अन्ना हजारे जी भी आते थे, और बहुत बार तो स्टेज पे राजू भाई का भी संबोधन जो लोगों को मिलता रहा था। मतलब विचारधारा लगभग एक ही थी, लेकिन तुकोजी महाराज के अनुरूप उन्होंने काम किया। तो इस तरह से गाँव में काम होता है। स्वावलंबन, स्वयं शासन और स्वयं पूर्णता। स्वावलंबन बोले तो हम अपनी चीजें खुद तैयार करेंगे। अभी सचिन भाई बता रहे थे कि हम अपने आचरण में इन चीज़ों को लाएंगे तो उसका जो फैलाव है वो बड़े पैमाने पे हम आपको देखने को मिलेगा। जैसे मैं खादी पहनता हूँ तो यहाँ पे गोपुरी है, आप जाके उस दुकान में देख लेना कि मेरे माध्यम से लाख रुपए से ज़्यादा खादी एक ही साल में जाती है। मैं प्रचार नहीं करता खादी पहनो करके, मैं खुद खादी पहनता हूँ। अब बहुत सारे लोग हैं जिसको मैं अच्छा लगता हूँ,
कुछ लोग हैं जिनको कपड़े अच्छे लगते हैं, जिसको जो अच्छा लगता है वो लेता है। अच्छे का प्रचार करने के लिए अच्छे या हमको खुद धारण करनी पड़ेगी। इसके लिए जिस दिन मैंने खुद खादी पहनना शुरू कर दिया तो मुझे ऐसा देखा कि बहुत सारे लोग खादी पहनने शुरू हो गए। इतना नहीं तो ब्रह्मपुरी में एक कपड़े की बहुत बड़ी दुकान है, वो करोड़पति है, 3 फ्लोर की दुकान है, पूरा तालुका वहाँ पे जाके कपड़ा खरीदता है। उसका जो मालिक है वो मुझे बताता है कि आपके ही इतना हूँ, आपके साइज का हूँ, आपके जैसा बिल्कुल वैसा का वैसा ड्रेस मुझे खादी का तैयार करके दो, सभा में, सम्मेलन में, त्योहार में जाऊंगा तो मैं ये कपड़ा पहनूंगा। धर्म से तो वो वैसे मोमेडियन है, लेकिन उसको मुझे अपना ड्रेस तैयार करके उसको देना पड़ता है जो पूरे तालुका को कपड़ा बेचता है। ये जो इन्फ्लुएंस है, सत्य का जो प्रभाव है वो इतना बड़ा होता है कि उसका आदमी वो कितना बड़ा है, कितना छोटा है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, वो चीज़ मायने नहीं रखता है। इतना हो गया। राजीव भाई का भाषण सुना, राजीव भाई के आरोग्य के ऊपर के जो भाषण है वो सब मैंने सुने तो हमारा नमक बदल गया, हमारी चीनी खत्म हो गई खाने की सब। तो मैंने चीनी खत्म कर दी। जिस घर में जाता हूँ उस घर की चीनी अपने आप खत्म हो गई। उन सभी लोगों के घर में गुड़ आने लगा, गुड़ खाने लगे। अभी नौबत हमारी ऐसी है कि हम आध्यात्मिक रूप से काम करने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम किसी प्रकार का बिजनेस नहीं करेंगे, कोई प्रोफेशनल काम नहीं करेंगे, कोई कमर्शियल काम नहीं करेंगे, ताकि लोगों को बोलने के लिए कोई संधि ना मिले। लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है कि 20-20, 30-30 क्विंटल जो गुड़ है वो हमको हमारे लोगों के लिए लाना पड़ता है, और 2 ही दिन में पूरा गुड़ सबके घर में सप्लाई कर दो। दुकान नहीं चलानी है। हम वो बोलते, वो प्रॉब्लम क्या है, मैं गर्म पानी पीता हूं, वो बोलते हमको बॉटल ला के दो। ये हमारी जनता का प्रॉब्लम है। मैं गुड़ खाता हूं, वो बोलते कि हमको गुड़ ला के दो। मतलब मेरे नाम से आपको शॉप ही निकालनी पड़ेगी। अब फिर कोई रामदेव बाबा जैसा फिर ब्रांड खराब हो गया, उस दिशा में चला जाएगा काम, अपना जो ओरिजिनल काम है वो रह जाएगा। इसके लिए हम उसमें नहीं पड़ते। लेकिन मैं बताता हूं कि जब इस राह पे चलते हैं तो इतना ज़्यादा लोगों में परिवर्तन होता है कि दुकानदारी भी चलेगी, पैसा भी मिलेगा, शुद्धता भी बढ़ेगी और सब कुछ बढ़ेगा। ये सभी जो ट्रेनिंग है वो अड्याटेकी से चलते हैं। अभी 7 साल पहले निरंजन भाई वर्मा जो राजीव भाई दीक्षित के साथ बहुत साल तक रहे और बहुत बड़ा काम भी उन्होंने किया है, वो अड्याटेकी पर आए थे। उनके माध्यम से एक शिविर लगा पंचगव्य का। आज हमारे खाली चंद्रपुर में, अभी मैं आ रहा हूँ वहाँ से तिरुपति बालाजी से, तिरुपति बालाजी में निरंजन भाई ने पूरे नेशनल लेवल पे पंचगव्य का कॉन्फ्रेंस रखा और वहाँ पर सभी राज्य से लोग आए हुए थे। उस पर मुझे संबोधन करने के लिए बोला। मैंने जो संबोधन किया वो ग्राम स्वराज्य पर किया। तो लोग बोले कि कल से जो बातें सुनते आ रहे हैं वो तो हम गाय के बारे में सुनते आ रहे हैं, लेकिन पहली बार ऐसी बात सुनने को मिली जो पूरी ग्राम स्वराज्य की और गांव को स्वतंत्र अभिव्यक्ति करने की बात रखती है। गाय भी हमारा ग्राम स्वराज्य का एक पार्ट है। उसमें से हम जो भी कमाएंगे, आरोग्य कमाएंगे, धन कमाएंगे, समृद्धि कमाएंगे, संपत्ति कमाएंगे, जो संस्कृति कमाएंगे, जो कल्चर हमारा बढ़ेगा, वो सभी हमको ग्राम स्वराज्य की ओर लेके जाने वाला है। इसके लिए हमारे ब्रह्मपुरी में 100 से ज़्यादा गव्य सिद्ध है। मतलब पूरे ब्रह्मपुरी में, चंद्रपुर में जितना महाराष्ट्र में काम चल रहा है, सबसे ज़्यादा काम चंद्रपुर जिले में, और उसमें भी ब्रह्मपुरी तालुका, और ये सब अड्याटेकी से निर्माण की है। ये पंचगव्य क्षेत्र में जाने के पहले वहाँ पर योग निसर्गोपचार, जिसे DNYS नेचुरोपैथी डॉक्टर आपको पता होगा, हमारे जिले में लगभग जितने नेचुरोपैथी डॉक्टर है सब अड्याटेकी से तैयार हो गई है। इतने नेचुरोपैथी डॉक्टर हुए, पंचगव्य डॉक्टर हुए, और अभी आयुर्वेदिक के भी क्लासेस वहाँ पर लगा रहे हैं। लेकिन अड्याटेकी पर कोई दवाखाना नहीं है, अड्याटेकी में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारा काम खाली मनुष्य निर्माण करना है। हम हॉस्पिटल नहीं खोलेंगे, हम दुकानदारी नहीं करेंगे, हम पैसा नहीं गिनेंगे, हम ऑडिट में नहीं जाएंगे, और सरकार को किसी प्रकार का चांस हम नहीं देंगे। वो जो सेंटर है वो सेंटर मनुष्य निर्माण करने के लिए बनाया है। लोग हमको भी सिखाते हैं कि आओ हम बताएंगे आपको पैसा किस तरह से कमाया जाता है। मैंने बोला कि ये साधु संत महापुरुषों ने पूरे दुनिया को बताया, खाली उनको इतना ही नहीं पता था कि पैसा कैसे कमाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पैसे के पीछे हम नहीं भागेंगे, पैसा अपने आप आ जाएगा अगर हम नीतिमत्ता से चलेंगे। आज अड्याटेकी पर काम चलता है, ये किताबें निकलती है, ग्राम गीता निकलती है। ये पूरे महाराष्ट्र में सबसे सस्ती किताबें जो है वो अड्याटेकी पर मिलती है। गुरुदेव सामने में बहुत सारी संस्थाएं है, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सेवा और श्रम के नाम पर जो काम चलता है वो खाली अड्याटेकी पर से ही चलता है। इसके लिए आरोग्य में जब तक हम स्वावलंबी नहीं होंगे तब तक मुझे लगता है कि हम अपना स्वराज्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। देखो बहुत सारे क्षेत्र है जिस क्षेत्र में हमारी लूट हो रही है। हम चलते तो भी लूट होती है, हम गाड़ी में बैठते तो भी लूट होती है, हम दवाखाने में जाते तो भी लूट होती है, कोई चीज़ हम खरीदते तो भी लूट होती है। एक वस्तु पे 4-4, 5-5 बार हम टैक्स भर रही है।
इसका तोड़ क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? जब तक हम कच्चा माल से पक्का माल खुद नहीं बनाएंगे तब तक हम आगे नहीं जा सकते। इसके लिए हम दुख काल में समर कैंप में वहां पर संस्कार शिविर लेते हैं। पूरे महाराष्ट्र से अलग अलग जिले से 2.5 से तो 3 से लड़के लड़कियां वहां पर होती है। उनको क्या सिखाया जाता है? ध्यान, प्रार्थना, योगासन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, लाठी काठी, दानपट्टा, जो शिवकालीन युद्ध कला। शिवकालीन युद्ध कला बोले तो शिवाजी महाराज के कालखंड में जो युद्ध कला वो मुगलों के खिलाफ लड़ते थे, उसका जो प्रशिक्षण है वो प्रशिक्षण अड्डा टिकट पे देते हैं। और हमारे गुरुकुल के जो लड़के हैं उस प्रशिक्षण में महाराष्ट्र में गोल्ड मेडल लिए हुए हैं। अभी भी मेरे साथ वो लड़का आया है, अक्षय। कहा है क्या इधर? है क्या अक्षय? ठीक है। वो जो मेरे साथ लड़का आया है वो इस युद्ध कला में गोल्ड मेडलिस्ट है। तो अभी गांव गांव में ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब लग रहे हैं। वो सभी लड़के जो है वो श्रमदान करते हैं ताकि हमारे जो छुट्टियां होती है, कोई लड़का कोई लड़की हमारी गांव में नहीं घूमती और बिन काम का टाइम पास नहीं करती। वो अमृतधारा बनाएंगी, साबुन बनाएंगी, अपने केश का शैम्पू बनाएंगी, अपने चीजें वो खुद बनाते हैं, खुद करते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है वो उनको धूप काल में बताया जाता है। ये घर में जाके उन्होंने क्या किया, वो इम्प्लीमेंट किया। फिर जो पेरेंट्स है, माँ बाप है, उनकी कंप्लेंट मेरे पास आई कि ये जो लड़के लड़कियां तुम्हारे पास तैयार होती है ये घर में आके हमको सिखाते हैं। अब ये हमको सिखाते हैं और हमको कौन सिखाएगा, हमारा ट्रेनिंग कैसे होगा? तो ये माँ बाप की जब से कंप्लेंट आई तब से अभिभावकों के लिए, माँ बाप के लिए, मतलब बड़े लोगों के लिए अलग से ट्रेनिंग प्रोग्राम हमने जो शुरू कर दिया। उनको लगा कि हमारे लड़के हमको पढ़ा रहे, हम कब पढ़ेंगे? हम तो घर भी नहीं छोड़ सकते, कंपनी नहीं छोड़ सकते, हम सिटी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि डर है हम बाहर चले जाएंगे, चोर हमारे घर में घुस जाएंगे संपत्ति के हिसाब से। इसके लिए हमको उसके एरिया में जाके, उस तालुका में जाके, जिले में जाके, उनके सिटी में जाके उनका कैंप लेना पड़ता है। इसके कारण घर घर में इतनी बड़ी जनजागृति हुई गई है कि उनका खाद्य पहनना शुरू हो गया, उनकी चीनी बंद हो गई, सवेरे उठना शुरू हो गया। ये मल्टीनेशनल कंपनी की जो चीज़ें वो खरीदना उनका सब मतलब कम हो गया, बंद हो गया। ये सब चीजें वहां से चल रही है। तो ऐसा जो काम है ये अड्डा टिकट से होता है। उसके बाद गांव में जाते हैं तो सप्ताह लेते हैं। आपको पता है गांव गांव में ये भागवत सप्ताह या प्रबोधन सप्ताह होते ना, कीर्तन भजन सप्ताह होते। इस सप्ताह में क्या होता है, वो जो महाराज आता है ना वो 1 लाख 2 लाख अपने गाँव से लेके जाता है, लेकिन गाँव में 1 रुपए का काम नहीं होता। हम यहाँ पर बैठे, हम सभी संत महापुरुषों के विचारधारा पर चलने वाले लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो मैंने ये सोचा कि ये जो संत महापुरुष गांव में जाते थे, ये कोई व्याख्यान देते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, सप्ताह करते थे, तो पूरे गांव के गांव बदलते थे। अभी कितने सारे प्रचारक है, खंडी भर मतलब ढेर सारे प्रचारक तैयार हो रहे हैं, इतने बड़े कार्यक्रम चल रहे हैं, लेकिन एक भी आदमी में परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका क्या लॉजिक है? तो मैंने बहुत सारे महाराज लोगों को बताया, भाई ऐसे काम करके देखो, शायद लोगों में कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। फिर मुझे पता चला कि अपनी कल्पना से दूसरा काम नहीं करता, अपने कल्पना पर खुद काम करना पड़ता है। तो मुझे तो इस क्षेत्र में, अब मुझे इस क्षेत्र में उतरना नहीं था, मुझे महाराज बनना नहीं था, लेकिन क्योंकि ये प्रयोग सक्षम मतलब मुझे सिद्ध करना था, इसके लिए मैं इस क्षेत्र में उतरा। और पहली बार मैंने भंडारा जिले के गांव में ये ग्राम निर्माण सप्ताह करके लिया। तब लोगों में पत्रिका डाल के हवा फैला दी, वे सुबोध दादा आके सप्ताह ले रहे। अरे वो बोले ये तो एक दिन नहीं रहते एक जगह पे, ये 1 हफ्ता एक जगह का रह ही नहीं सकते। लोगों को बता रहे थे तो लोगों का विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये भजन नहीं करता, कीर्तन नहीं करता, ये प्रवचन नहीं करता और ये सप्ताह नहीं लेता, ये तो महाराज लोगों के खिलाफ में बोलता है, ये कैसे सप्ताह ले सकता है। लेकिन मुझे प्रयोग करना था। मैंने उस गाँव में सप्ताह लिया। 1 हफ्ते के लिए मैं अपनी पूरी टीम लेके गया अपने आश्रम की, और उनके साथ बार्गेनिंग में 1 रुपया भी नहीं किया कि 7 दिन काम करूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा, तुम जो देंगे वो देंगे, काम करेंगे। उस गांव में 1 हफ्ते में मैंने 2.5 लाख रुपए का श्रमदान निकाला। वो ग्राम पंचायत वाले और पूरे गांव वाले बोल रहे थे कि आज तक इतने सालों से हम सप्ताह ले रहे हैं, लेकिन कभी इतना काम हमारे गांव में नहीं। ये रिवर्स में हो गया। ये सप्ते चलते हैं ना, वो महाराज 2 लाख रुपए लेके जाता है, 2 कौड़ी का काम गांव में निकलता नहीं है और 2 आदमी में भी परिवर्तन होता नहीं है। लेकिन ऐसा हुआ कि पहले बार उस गांव में सप्ताह हुआ तो उस गांव में ग्राम सभा भी हुई, ग्राम स्वच्छता दल भी स्थापन हुआ, स्वावलंबन के प्रयोग भी चले, चीनी का भी वहां से बाईपास हो गया है, आरोग्य के भी शिविर लगे, और आखिरी दिन तक 2.5 लाख रुपए का श्रमदान उसमें लगा। और उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, आज हर साल मैं एक 5-6 गाँव में वो सप्ताह लेता हूँ और उनके सामने वो आदर्श प्रस्तुत करता हूँ कि मुझे सप्ताह नहीं लेना है,
मुझे इसमें नहीं जाना है, लेकिन आप लोग सुधरो, अपने गांव का ही आदमी चुनो, उसको ही पढ़ाओ लिखाओ, अच्छी तरह से उसको वक्ता करके तैयार करो और अपने गांव चलाओ। ये जो कॉन्सेप्ट है ये ग्राम गीता से ग्राम स्वराज्य से ही आया हुआ कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से गांव में जो परिवर्तन है वो चलता है। उसके बाद गांव में ग्राम सभा होती है। कौन बजा रहा है भाई? अच्छा उधर है क्या? अच्छा वो बाहर है, ठीक है मुझे लगा यही चल रहा है। फिर गांव में जो ग्राम सभा निर्माण हुई, आवाज आता है मेरा? हाँ वो बज रहा है, लेकिन उधर कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, इधर करेंगे। हाँ इधर करेंगे तो ये सुनाई देगा, उधर देखेंगे तो वो सुनाई देगा, है ना, ये होता है। तो फिर जो ग्राम सभा निर्माण हो गई, उस ग्राम सभा में जो अपने गांव तैयार हो गए, उन्होंने उनका जल, उनका जंगल, उनकी जमीन, उनकी खनिज संपत्ति सभी अपने दायरे में ले ली। हमारे पास में एक चोल्टी नाम का गांव है, क्योंकि ये जो सब क्रांतियां हुई तब उस दौर में मैं नहीं था, मैं दादा के एकदम लास्ट स्टेज में आ गया। लेकिन ऐसे हुआ कि लास्ट स्टेज में आ गया, लेकिन उनके काम की जवाबदारी पूरी मेरी तरफ आ गई है। बाकी के लोग भी है, अभी वो सहकार्य कर रही है। चोटी गांव में गया तो एक जैसे कैसे प्रयोग चलते मैं आपको बताता हूँ। तो एक किसान बाहर गांव का आ गया और उनके जंगल के लकड़े काट के लेके जा रहा था। उन्होंने गाड़ी पकड़ी और ग्राम सभा भवन है, बहुत बड़ा ऐसा ग्राम सभा भवन बोलते हैं जिसको, ग्राम पंचायत नहीं, ग्राम सभा भवन मतलब, ग्राम सभा भवन मतलब गांव ने गांव के लोगों के लिए, गांव की सभा के लिए बनाया हुआ भवन, उसी को हम सामुदायिक प्रार्थना बोलते हैं। टुकड़ू जी महाराज ने जो सामुदायिक प्रार्थना निर्माण की है वो भी उसी गांव में चलती है। उसकी बंडी, उसके बैल और उसको लाके वहां पे खड़ा कर दिया। उसको बोला कि तुमने ये जुल्म किया है, अब उसका भरना तुमको करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, RFDO को बुलाओ। तो वहां पे एक होशियार लड़का था, उसने फोन किया फॉरेस्ट ऑफिसर को, वो आई और वो बोली कि ये बंडी बैल ये सब माल जो है वो हमारे दफ्तर में जमा करो। कहाँ पे? फॉरेस्ट के ऑफिस में। ये लोग बोले अरे बंडी इसकी, बैल इसका, जंगल हमारा, माल हमारा और सब कुछ जमा करेंगे ये चोर, तो ये कैसे होगा? तो वो जो लड़की थी फॉरेस्ट ऑफिसर, उसको बोला कि तुम्हारा काम हो गया, अब तुम यहाँ से निकल जाओ। उसको भगा दिया। वो फॉरेस्ट ऑफिसर जैसे गाड़ी लेके आया वैसा गाड़ी लेके वापस चला गया। उनके बाद रात को 9 बजे गांव की ग्राम सभा हुई, पंचायत हुई, सभी गांव के लोगों को एकत्रित बुलाया और उसका जो किसान था जिसने उसको चोरी की थी जंगल से, उसके ऊपर फाइन बिठाया कि 5,000 रुपये, ये लकड़ा पूरा यहाँ रखना पड़ेगा, 5,000 रुपये तुमको भरना पड़ेगा, तब तुम्हारी ये बैल और ये बंडी तुमको वापस मिलेगी। जब तक तुम ये भरना नहीं करोगे तब तक जो है ये बंडी और ये बैल, इसका भरण पोषण लालन पालन जो ये हमारी ग्राम सभा करेगी। 4 दिन के बाद वो आदमी आया, पेमेंट ग्राम सभा को किया और अपने बैल और अपने बंडी को अपने घर में लेके गया। ये जो चीज है ये ग्राम सभा में होती है। अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता था पता? ये जो जंगल का माल है वो भी गवर्नमेंट को जाता, वो जो चोर जो भुगतान करेगा वो भी गवर्नमेंट को जाता। मतलब ये झगड़ने वाले मियाँ बीबी अलग रह गए और बाहर से कोई आएगा और अपना मलिंदा खाएगा। ऐसी हमारी सरकार की व्यवस्था इतने सालों से चलती आ रही है। कोई अच्छा काम करता उसका भी फायदा उसको, कोई बुरा काम करता उसका भी फायदा उसको। इन्होंने अपने पेट भरे है। ऐसा नहीं हो, इसके लिए तुकाराम दादा ने गांव-गांव में ग्राम संरक्षण दल, ये जो जंगल है जंगल की भी समितियां बनाई, जंगल रखवाली समिति बनाई और ग्राम सभा को मजबूत किया। उनके बाद BD शर्मा जी लोगों ने जोड़ के उन्होंने पंचायत राज अमेंडमेंट में लाया और हमारा जो संविधान है उसमें जो 40वीं कलम है उसमें तो ये साफ लिखा गया है। ये जो किताब है विचारधारा खंड 2 अभी मैंने निकाली है। हाँ ठीक है, 10 मिनट है ना, ठीक है। हाँ तो मैं कंक्लूडिंग में आ रहा हूँ, समाप्ति हो रहा है अभी। तो ये जो किताब है मैंने पहली बार निकाली है क्योंकि इस महात्मा ने इतना काम किया, लेकिन वो खाली काम करता था, कुछ भी लिखता नहीं था, कुछ भी मतलब ऐसा मतलब ओरिएंटेशन भी नहीं करते, कुछ भी नहीं करते थे। तो उनके जो प्रवचन रहे हैं इस ग्राम स्वराज्य और ग्राम सभा के बारे में, उन सबको मैंने सुन के लिख डाला और जहाँ पर कुछ छोटा मोटा प्रकाशित हुआ था, छपा था, उन सबको कलेक्ट किया और इस किताब का प्रकाशित किया। अभी मराठी में है फिलहाल, अभी तो हिंदी में इंग्लिश में आने की है। अभी इसका विमोचन हो गया है पिछले महीने में। तो उन्होंने जो लोगों में जनजागृति की, तो हमारा जो संविधान है, संविधान के बारे में अलग अलग मत है, वो रखे अपने अपने, लेकिन जो भी है फिलहाल के स्थिति में उसमें भी जो 40वीं कलम है उसमें स्पष्ट दिया गया है। ये बंद हो गया क्या? नहीं चालू है। अच्छा, उन्होंने स्पष्ट दिया है। आप इससे बोलो।
अच्छा बैटरी लेवल हाँ ठीक है। लाइट अच्छा लाइट गई, हाँ फिर तो ये भी काम नहीं करेगा। हाँ फिर तो अपनी लाइट लगाएंगे, चलो, है ना। हाँ तो उन्होंने 40वें कलम में कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से लिखा है, द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत and endow them with such power and authority as may be necessary to enable them to function the unit of self government। क्या बताया है? द स्टेट शैल टेक स्टेप टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। हर राज्य की राज्य सरकार को वो स्टेप्स लेना है कि वो अपने विलेज पंचायत को सक्षम करेंगी। और कैसे करेंगी? एंडो देम विथ सच ए पावर एंड अथॉरिटी, उनको ऐसी अथॉरिटी, उनको ऐसे अधिकृतपना और ऐसे पावर्स वो प्रदान करेंगी, so they as may be necessary to enable them to function as the unit of self government। वो खुद में एक गवर्नमेंट होके एक स्वतंत्र घटक करके वो अपना काम करेगी। ऐसे रूप से गांव को, पंचायत को, लोगों को निर्माण करना ये काम स्टेट गवर्नमेंट का था, जो उन्होंने नहीं किया। और दादा हमेशा बोलते थे, पावर हैज टू बी टेकन नेवर गिवन। जो सत्ता है वो कभी भी लेना पड़ता है, वो कभी भी दी नहीं जाती। इसके लिए महात्मा गांधी को भी स्वराज्य के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा अपने देश का। लेकिन उनका ये सपना था कि ये स्वराज्य सच्चा नहीं है, अभी स्वतंत्रता मिली है, स्वराज्य अभी मिला नहीं है। उनका जो अगला चरण था वो ग्राम स्वराज्य का था। हमारा जो देश है ये 6.5 लाख गाँवों का देश है। और राजीव भाई के अगर आपने भाषण अगर सुने होंगे तो वो बोलते थे कि हर गाँव अपने में स्वयंपूर्ण था, अपने में आत्मनिर्भर था, अपने में स्वावलंबी था, अपनी व्यवस्था खुद चलाता था। तब करके ये जो भारत है ये पूरे विश्व में गुरु के रूप में उनको पूजा जाता था। कोई दिल्ली, मुंबई या कलकत्ता इस देश को नहीं चलाते थे, अपना गांव अपने गांव को चलाते थे। सभी फिनिशिंग गुड्स जो है वो गांव में निर्मित होते थे, खाली मार्केटिंग जो है वो सिटी वाले करते थे और देशी विदेशी में हमारा माल जाता था। अभी क्या हो रहा है? हमारा रॉ मटेरियल भी बाहर जा रहा है, फिनिशिंग गुड भी बाहर से आ रहा है। हम खाली नुमाइंदे करके बचे हुए, मतलब हम खाली रखवाली करेंगे, वो आएंगे काट के लेके जाएंगे, वो कुछ बनाएंगे, वो हमको लाके बेचेंगे। हमारा अभी कोई अस्तित्व फिलहाल की स्थिति में मुझे तो नहीं दिख रहा है। आप पेड़ लगा सकते हो लेकिन आप पेड़ काट नहीं सकते। आप खेत जोत सकते हो लेकिन आपके खेत में जो उत्पन्न होता है उसका जो रेट है, भाव है, वो आप उसको डिग्निफाइड नहीं कर सकते। ये ऐसी जो व्यवस्था हमने निर्माण की है, इसके कारण हम अपना गोडाउन बनाएंगे, हम ग्राम सभा बनाएंगे और सभी किसानों का संगठन करेंगे और अपनी व्यवस्था खुद चलाएंगे। ये जो ग्राम स्वराज्य का जो प्रयोग है वो तुकामदादा गीताचार्य इन्होंने बहुत सारे गाँव में निर्माण किया है। अभी तुकामदादा जाने के बाद वहाँ पर भी तूफान उठा। वहाँ पर जो लोग थे जो चाहते थे कि ये व्यवस्था खत्म हो जाए, ये विचार खत्म हो जाए, ये प्रयोग भी खत्म हो जाए, ऐसे कुछ लोग वहाँ पर तैयार हो गए हैं। उनके साथ हमारा बहुत संघर्ष अभी चल रहा है। गए 6-7 सालों से मैं उनके साथ संघर्ष कर रहा हूँ। लेकिन आपके लिए एक आनंद की बात है कि जो कुछ उन्होंने तैयार किया है वो सभी के सभी अभी भी सुरक्षित है और संरक्षित है। वो जो लोग इसको ख़त्म करना चाहते हैं उनके साथ संघर्ष करने के लिए हमने सभी गाँवों को और हमने अपना हमारे जो कार्यकर्ता है उनको सबको एक कर लिया है और वो लड़ाई अभी हम जीत रहे हैं। अभी 1-2 साल में उसमें से थोड़ा उभर जाएंगे, निपट जाएंगे, तो ये काम बढ़ने के लिए एक सुचारू प्रकार से यंत्रणा हमारी शुरू होगी। मैं कल भंडारा जिले से आ रहा हूँ, बस लास्ट 2 मिनट, भंडारा जिले से आ रहा हूँ। भंडारा जिले में 15 गाँव की मीटिंग हुई, 17 गांव के लोग उसमें आए थे। बात यही रहती है, हम एक मीटिंग लेते हैं, एक मीटिंग में 10 गांव, 15 गांव, 20 गांव, 25 गांव होते। कितने गांव है नहीं बता सकते, लेकिन हर गांव में ये सभी प्रयोग नहीं है। किसी गांव में कुछ तो किसी गांव में कुछ। और ये जो अडाटी के जो हमारा केंद्र जहाँ पर हम रहते हैं, इसमें महिला आश्रम है, वुमेन एम्पावरमेंट का काम चलता है, गोरक्षण है, खेती है, पंचगव्य है, आयुर्वेद है, मौन साधना शिविर है, दिनचर्या है, और लड़कों लड़कियों के लिए जो ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते, समर कैंप चलते हैं, उसमें से ये स्वावलंबन, स्वयं शासन और स्वयं पूर्णता। स्वावलंबन बोले तो कष्ट से जिएंगे, है ना, मतलब काम करके जिएंगे, अपने पसीने से हम लहू बहा के हम अपना निर्माण करेंगे और खूब मालक बनेंगे। ये स्वावलंबन है। स्वयं शासन, है ना, अभी इन्होंने बताया ना, अभी सचिन भाई जो बोल रहे थे कि संपत्ति कैसे आती है, कौन से मार्ग से आती है और वो क्या प्रभाव लाती है ना। तुकामदादा ने ये क्रांतियाँ की थी तो दारू के कारखाने बंद कर दिए, ये जो कत्ल खाने बंद कर दिए, तो वो ऐसे गट्टा लेके आए थे। आपको कितने करोड़ चाहिए ये आश्रम निर्माण करने के लिए, आप बताओ। उन्होंने बता कि तुम्हारा 1 रुपया भी हमको नहीं चाहिए, नहीं लिया। अभी आप टेकड़ी पर आओगे ना, आपको टूटे फूटे मकान मिलेंगे,
अभी पिछले साल हमारा एमएलए आया था और मुझे कार्यक्रम में बोला, दादा बोले खाली एक अर्जी, एक खाली क्या बोलते हैं आप उसको, एप्लीकेशन, खाली एक एप्लीकेशन दे दो, बोले 50 करोड़ रुपया भाई आश्रम के लिए दे दूंगा। वो राह देखता है कि ये आदमी एक एप्लीकेशन लिख के एक साइन करेगा तो हम 50 लाख रुपए 50 करोड़ रुपए ड्रॉ करके दे देंगे। लेकिन हमने आज तक 1 रुपए के लिए भी एप्लीकेशन नहीं दी और देंगे भी नहीं, है ना, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो बायोलॉजी दुकानदाता ने बताया है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि ये गवर्नमेंट से स्वायत्त है, किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन, ट्रस्ट और अनुदान डोनेशन फंड लिया नहीं गया और लिया नहीं जाएगा, हमारे लिए भी लिख के रख दिया है। अब जब उन्होंने बताया कि लिया नहीं जाएगा तो हम नहीं लेंगे। तो ये काम कैसे चलता है, तो सभी लोगों के साथ काम चलता है। ऐसी जैसे अभी लोग बैठे हैं ना, हर कार्यक्रम में सभी गांव से लोग आते हैं, उस गांव में हम जो बोलेंगे उस पर फाइनल होगा, उस पर लोग टूट पड़ेंगे, वो काम पूरा होगा, गवर्नमेंट के साथ कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। ऐसी पंचायत चलती थी ना पहले, है ना, हमारी गाड़ी भी वैसी चलती है। एक एमएलए का फोन आया, दादा कौन सी गाड़ी चाहिए, कौन से शोरूम से चाहिए, कितनी चाहिए, लेके जाओ, मैं बाकी देख लूंगा। मैंने बोला तुम्हारी गाड़ी भी नहीं चाहिए और तुम भी नहीं चाहिए और तुम्हारे दरबार में हमारी अटेंडेंस भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो धन देता है वो धुन बजवाता है। बराबर है, सचिन भाई ने बोला है। तो तुम्हारे दरबार में हमारी हाजिरी नहीं लगेगी और हमारे दरबार में तुम्हारे गाड़ी नहीं लगेगी। उसके बाद ऐसे सभी गांव के लोग आए, उनके सामने उन्होंने प्रपोजल रखा कि भाई पूरा भारत भर और महाराष्ट्र भर घूमना पड़ता है, ये गाड़ी लेना है। तो हर व्यक्ति ने 500, 1000, 2000, 5000, 10,000, 25,000, 50,000 लगे तक आज उसी गाड़ी से मैं आया। मुझे एक अभिमान है कि ये गाड़ी समाज ने दी है, पैसा समाज का है, मैं समाज का हूँ, काम समाज का है। ये गाड़ी जहाँ पर भी जाएगी ये अच्छा समाज का काम करेगी, किसी के सामने भीख मांगने की आवश्यकता नहीं है। इतने साल में काम किया, लेकिन कभी मैंने कार्यक्रम के लिए मैं कार्यक्रम लूंगा तो मुझे इतना रुपया लगेगा, ऐसा बोलने का एक भी वक्त आज तक मुझे नहीं आया और कभी किसी चीज की कमी नहीं पड़ी। तो ये काम है। तो मैं ये चाहता हूं कि हमारी निष्ठुरता, निष्कामता और हमारा उद्दिष्ट अगर शुद्ध है, सच्चा है और मैं काम करता हूं तो उस काम को फलना ही फलना है। अगर वो काम नहीं फलता तो समझ लेना कि इस काम की अभी समाज को, निसर्ग को, भगवान को आवश्यकता नहीं है, और जो उसको आवश्यकता नहीं है वो उसको मुझे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा काम चलता है। ये जो पब्लिकेशन है, सभी किताबें वहां से निकलती है, इसको भी खत्म कर दिया था इन विरोधक लोगों ने, लेकिन 2 साल में लोगों के माध्यम से जो पब्लिकेशन, जो प्रकाशन विभाग है वहां का, जो 10-15 लाख का खत्म कर दिया था, वो 2 साल में मैंने 50 लाख रुपए का खड़ा किया, खाली लोगों के माध्यम से। और किशोर भाई इसका सबूत है। भारत की ओंकार है, नाश्ता नहीं किया। और एक नारा लगाएंगे, मैं बोलूंगा लोकसभा ना विधानसभा, आप बोलेंगे सबसे ऊंची ग्राम सभा। लोकसभा ना विधानसभा, लोकसभा ना विधानसभा। अभी ये मंत्र लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, इसी मंत्र पे हमको काम करना पड़ेगा। धन्यवाद, जय गुरु। एक मिनट, एक बार जोरदार तालियों से। बहुत बहुत धन्यवाद सुबोध जी ने हमको मार्गदर्शन दिया। अभी बहुत कुछ है जो हम उनसे सीखेंगे। आप आए, हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। देख के दे दीजिए। किताब मराठी में आपकी समझ में आएगी तो ले लें। अब हम कर देंगे। जो साथी गेट पर जिनकी ड्यूटी है, क्योंकि मेरा भी गला खराब हो रहा है, ज्यादा जोर से नहीं बोल पाऊंगा। नहीं, मराठी में हिंदी करेंगे हिंदी में करेंगे इसको। अच्छा, अब ले बनाएंगे, लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।